आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। हम अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, हम इसमें कुछ सिद्धांतों को अपनाते हैं और हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, इसके जो सिद्धांत है, बेसिकली ये आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गई। तो हम समझेंगे कि आइडियलिज्म क्या है और रियलिज्म क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, आइडियलिज्म आदर्शवाद, आइडियलिज्म आदर्शवाद, आइडियलिज्म आदर्शवाद और रियलिज्म की अगर हम बात करेंगे, ये है आपका यथार्थवाद। ये दोनों ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बेसिकली पावर को लेकर कि पावर का किस में यूज हो, किस में यूज ना हो, शक्ति को लेकर दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में काफी यूज किए जाते हैं। शक्ति का इस्तेमाल हो, शक्ति का इस्तेमाल ना हो, इस बात को लेकर ही इन दोनों के बीच में बेसिकली एक कंपटीशन जो है वह बना रहता है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी एक तरह से थ्योरी है। आइडियलिज्म मतलब, मैं एक सेंटेंस में आपको समझाने की कोशिश करूं, आपने रामायण पढ़ी और आपने राम के सिद्धांत देखे, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब आप आदर्शों से जुड़ गए, आप नैतिकता से जुड़ गए। तो जब भारत की विदेश नीति नेहरू के समय जब थी, भारत की विदेश नीति जब नेहरू जी के समय थी, तब इन्होंने क्या माना कि बेसिकली जो लोग हैं वह ठीक तरीके से सोचते हैं, गुड होते हैं, फंडामेंटली जो ह्यूमन बींग्स है वह गुड होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की, बहुत ज़्यादा शक्ति प्रयोग की ज़रूरत नहीं है। और हमारे देश की स्थिति भी ऐसी थी। तब इन्होंने क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता के सिद्धांत पर चलेगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता के सिद्धांत पर चलेगी। तो यहाँ पर क्या है, ये आइडियलिज्म हो गया, ये आदर्शवाद हो गया, जिसपे हम ये मानते हैं कि मानव का स्वभाव अच्छा है, वह युद्ध से बचना चाहता है, हम विकास की तरफ ध्यान दे लेंगे और हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा युद्ध या सैन्य संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर आदर्शवाद को दिखाता है। दूसरी तरफ मैं एक वन वर्ड में आपको बताऊं, रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब क्या है? एक आपने सुना, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपकी अगर जान बच रही है तो आप बचा लीजिए। रियलिज्म का जो थ्योरी है वह ये कहता है कि बेसिकली जो मनुष्य है वह अवसरवादी होता है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति लाभ हानि से चलती है। अगर कहीं लाभ ज्यादा मिल रहा है तो वह उस पक्ष में शक्ति संतुलन बैठ जाता है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान को सपोर्ट करने से यूएस को लाभ है, या फिर चीन को सपोर्ट करने से, या चीन अगर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो इससे लाभ है चीन को, वो सपोर्ट करेगा। और जब ये लगेगा कि अब भारत को सपोर्ट करना चाहिए तब भारत को सपोर्ट कर देगा। तो यहाँ पर रियलिज्म का जो थ्योरी है इसको हम अवसरवाद भी कहते हैं और हम ये मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो समय है, जो परिस्थितियां हैं वह बदलती रहती हैं और बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से हमें जो अवसर है वह मिलने चाहिए। तो रियलिज्म और अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो भारत ने इन सिद्धांतों को अपनी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनाया। जब शुरुआत में नेहरू जी थे तब हमारे देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि देश गरीब था, है ना, एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था था। हम अपने ही खाने के लिए जो अनाज है वह दूसरों पर निर्भर थे, हम वहां से आयात करते थे। तब हम क्या सैन्य सामान और क्या सेना की आधुनिकता की बात करते, तब तो डेफिनेटली हमें आदर्शवाद का ही गाना गाना था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती गई और अब आ गई थी इंदिरा जी। तो रियलिज्म की थ्योरी में अगर मैं बात करूं, इंदिरा गांधी कहती हैं कि मेरे पिता एक महान संत थे पर मैं नहीं हूं। और 1971 में पाकिस्तान का युद्ध आप सभी को याद होगा। तो यहां पर क्या है कि इंदिरा गांधी ने जो नीति अपनाई वो किस लाभ हानि को देखकर अपनाई। इंदिरा गांधी जो नीति अपनाई वह वास्तविकता को समझकर अपनाई कि अब जो है वह यथार्थवाद की हमें आवश्यकता है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो जब यहां पर शक्ति प्रदर्शन, शक्ति के प्रयोग की बात हो गई तब इंदिरा गांधी जी की बात होती है। तो यहां पर हमारी जो हम कहें कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ आ गई थी। तो जब अगर हम नेहरू जी की बात करें, आपको पता है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय भी इनके पास था और भारत की विदेश नीति में इनका एक बहुत अहम रोल था। जरूरी नहीं है कि हर प्रधानमंत्री के साथ विदेश नीति बदल जाएगी। विदेश नीति में बदलाव आना कई दशकों की बात है।
आज अगर हम देखेंगे तो आज हम किस कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, आदर्शवाद या यथार्थवाद को, तो आज इसका एक जो मिला जुला रूप है वो चलता है। चलिए, तो आइडियलिज्म और रियलिज्म को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। आइडियलिज्म बेसिकली ये मानता है कि जो ह्यूमन नेचर है इज फंडामेंटली गुड। आइडियलिज्म क्या मानता है? ह्यूमन नेचर इज फंडामेंटली गुड। और अगर फंडामेंटली गुड है तो एक पीसफुल सिस्टम बना रहेगा, और अगर पीसफुल सिस्टम है, अगर शांति है, तब युद्ध की जरूरत नहीं है, तब सेना की जरूरत नहीं है। तो ये फिलॉसफी क्या देखती है? आइडियलिज्म की जो थ्योरी है बच्चे, ये देखती है अंतरराष्ट्रीय सौहार्द के बारे में, ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बारे में देखती है। आगे अभी इसके कुछ एलिमेंट्स बताऊंगी। अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो है वह बना रहता है, पीस एंड लिबरल इकोनॉमी की बात करती है, ये आइडियलिज्म है। रियलिज्म या यथार्थवाद की जब हम बात करते हैं तो ये मानता है कि बेसिकली जो इंटरनेशनल जो बेसिकली पूरे रिलेशंस हैं, जो आईआर है वह कैसा है? एक अनार्किक है, एक अराजक है, और अराजकता में तो शक्ति चाहिए, अराजकता में तो पावर चाहिए, तभी आप सस्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन अदर हैंड रियलिज्म जो थॉट है, जो ये हाईलाइट करता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये कैसा है? अनार्किक है। और अगर ये अनार्किक दैट मीन्स अराजक, मतलब विदाउट रूल्स। और जब अराजक के बीच में आपको शासन करना हो तब ऐसे में आप क्या करोगे? विदाउट रूल्स जाओगे क्या? किस तरीके से आप पावर प्रदर्शन करोगे, शक्ति प्रदर्शन करोगे? तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ह्यूमन बाय नेचर आर सेल्फ सेंटर्ड। ये जो थ्योरी है रियलिज्म की, यथार्थवाद की, ये मानती है कि जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फ सेंटर्ड है और शक्ति की वह लालसा रखता है। ह्यूमन नेचर सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड, कैसा है? वह आत्म केंद्रित है और वह शक्ति की लालसा रखता है। अब देखो, मैं आपको बताती हूं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इसके प्रणेता कौन रहे? कौटिल्य। कौटिल्य क्या कहते हैं? मैं आपको बता देती हूं, कौटिल्य कहते हैं कि राज्यों के मध्य राजनीति एक जंगल के समान है जहां पर सह की सत्ता होती है। अगर कौटिल्य इस बात को कहते हैं कि राज्यों के मध्य जो मतलब अंतरराष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करें, सब शक्ति के लिए लड़ रहे हैं और एक ऐसा जंगल है जहां पर सह की सत्ता होती है। इसका मतलब क्या है? शेर मतलब शक्तिशाली है तभी वो राजा है, अगर आप शक्तिशाली नहीं रहोगे तो फिर आप राजा नहीं रह सकते। तो यहां पर कौटिल्य का ये बताना किसको सपोर्ट करता है? ये रियलिस्टिक है या फिर आइडियलिज्म है? तो कौटिल्य किस में? यथार्थवाद को प्रोत्साहन देते हैं। कौटिल्य क्या कर रहे हैं? ये यथार्थवादी हैं, ये यथार्थवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं और ये मानते हैं कि अगर चाइना जो है, ठीक है, खैर ये नहीं मानेंगे कौटिल्य, हम यहाँ पर आगे नेहरू जी की बात करेंगे बच्चे, कि जब नेहरू जी की जो नीति थी, है ना, नेहरू जी की जो नीति थी वो किस तरीके से थी, इंदिरा गांधी की नीति थी वह कैसे बदल गई, और आज जो मोदी गवर्नमेंट की नीति है वह क्या है, हम इस सभी को डिफाइन करेंगे इन सिद्धांतों से। फिलहाल मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और हम चलते हैं आइडियलिज्म और रियलिज्म की, और हम इसे अपनी लाइफ पे अपनाते हैं। हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कुछ इस तरीके की होती है कि सारा जीवन जो है वह बड़ा ही स्मूथ तरीके से चलेगा। 10th हो गया, मतलब ठीक है 10th तक है स्ट्रगल, 10th के बाद तो कोई नहीं 11th 12th हो जाएगा। अब पता चलता है कि 11th 12th से असली स्ट्रगल शुरू हुआ, फिर लगता है कि नहीं 12th हो गया, अब स्ट्रगल खत्म है, अब तो कॉलेज बस बचा है, और फिर पता चलता है कि कॉलेज में असली स्ट्रगल शुरू हुआ। अब हम और समझदार हुए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज दिखाई दी। अब लग रहा था कि कॉलेज खत्म हो गया, और कॉलेज खत्म हो गया तो जैसे कलेक्टर बन के ही निकलेंगे, लेकिन हुआ क्या, फिर से आगे का रास्ता हमें दिखने लग गया। और ऐसे में हमारी एक्सपेक्टेशंस तो कुछ और थी, हमने बना तो अपने लिए एकदम आइडियलिस्टिक थ्योरी थी, हमने आइडियलिज्म जो है ये सीधा रास्ता है, और दूसरा रियलिटी जो है वह कुछ ऐसी है। ये आइडियलिज्म है और ये आपका रियलिज्म है। जब हमारी वास्तविकताओं से जो परिचय जिंदगी कराती है तो कुछ रियलिटी हमारे लिए इस तरीके से समझ में आती है कि हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ फंस जाएंगे और कहाँ निकलेंगे। तो जीवन में क्या है, एक्सपेक्टेशंस हमारी आइडियलिज्म वाली हैं, लेकिन जब हम रियलिटी को देखते हैं तो कुछ और होती है। जैसे कि अगर मैं शादी के ही मुद्दे पर बात करूं, हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी होती है, आइडियलिज्म वाली एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट रियलिज्म में जब आप देखेंगे कि भाई कुछ और ही चल रहा है यहाँ पर, तो हम अपने अगर जीवन से भी समझे कि बहुत आदर्शवाद और प्राण जाए पर वचन न जाए वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलने वाले नहीं हैं।
एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आपने रामायण महाभारत दोनों देखी, ठीक है। रामायण में जो भगवान राम का जो कैरेक्टर है वह क्या है, वो आदर्शवाद है, बट कृष्ण यथार्थवादी थे। आपने महाभारत के युद्ध के बाद का एक वाक्य सुना होगा कि जब देखा कि दुर्योधन को मार दिया है भीम ने, और उसके बाद धृतराष्ट्र क्या करते, धृतराष्ट्र की भुजाओं में बहुत शक्ति थी, और जब वो मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैं भीम का आलिंगन करना चाहूंगा, उसको गले लगाना चाहूंगा। अब भीम इमोशंस में बह गए, उन्होंने कहा कि नहीं अब तो मैं बड़े पापा के गले लगूंगा। इसके बाद कृष्ण जी ने क्या किया, उन्हें रोका और आगे एक लोहे का पुतला जो है वह आगे कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। तो यहाँ पर क्या है कि कृष्ण जो है वे रियलिस्टिक थे, उन्हें पता है कि अगर कोई बुला रहा है आलिंगन करने के लिए, इसका मतलब सच में ये नहीं कि वो सच में ही आपको गले लगाना चाहता है, हो सकता है वो कुछ और सोच रहा हो। तो यहाँ पर आदर्शवाद जीवन में बहुत ज्यादा नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए कुछ लाइफ के मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं। अच्छा, अभी आप छावा मूवी आई, छावा मूवी में आपने देखा कि जो शिवाजी और बाकी उनके जो आगे के वंशज हैं, ठीक है, गुरिल्ला युद्ध में बड़े ही पारंगत थे, छिपकर छापेमार युद्ध प्रणाली, कई तरीके की प्रणालियां उनको आती थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अगर मित्र से या फिर शत्रु किसी से भी मिलने अगर वह जा रहे, जब तक बात चल रही तब तक ठीक है, वरना वो नाखून भी साथ में रखते थे, और उस क्या करते थे, बाद में लड़ाई में यूज होगा ना उसका। तो यहाँ पर करते क्या है कि हम अगर अपनी लाइफ की बात करें तो अगर कोई अच्छा मिल जाता है तो ठीक है, हम उससे अच्छे से पेश आते हैं, किटकैट भी खिला देते हैं, स्ट्रॉबेरी भी खिला देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा हमें मिल जाए कि अब तो सामने वाले अग्रेशन दिखाने लग गया, लड़ने लग गया, तब क्या करोगे, तब अपना बचाव करोगे नहीं करोगे, तब फिर क्या करोगे, चाकू दिखाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि अपनी जेब में आपको चॉकलेट भी रखनी है और चाकू भी रखना है। हाँ, वो आपका विवेक है कि आप उसको यूज कहाँ कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस हमारी लाइफ की कुछ और है, बट रियलिज्म कुछ और कहता है, यथार्थवाद कुछ और कहता है। अब इसी एक्सपेक्टेशंस को और इसी रियलिटी को जोड़ो आईआर से। अंतरराष्ट्रीय रूप से तो हम ये सोच रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव जो है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है मनुष्य ही कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मानव की प्रवृत्ति का फर्क तो पड़ेगा ना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। और उसमें यह लगता है कि नहीं, बड़े ही पीसफुल लोग हैं, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से रहते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ चाइना जैसे लोग हैं, पाकिस्तान जैसे लोग हैं, सुकून से नहीं रहने देते, और ऐसे में ये अग्रेशन दिखाते हैं। तब इनके लिए पावर चाहिए नहीं चाहिए। एक छोटी सी बात समझो, आप ये सोचिए, आप शेर को नहीं खाएंगे तो क्या शेर आपको नहीं खाएगा? वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आप शेर को नहीं खाएंगे क्योंकि आप खा भी नहीं सकते, उसके पास इतनी ज्यादा ताकत, इतनी ज्यादा शक्ति है। पर लेकिन अगर शेर ने गलती से आपको देख लिया तो फिर तो आप सोच भी नहीं पाएंगे क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आपका सॉफ्ट होना, आप ये सोचे कि सब लोग अच्छे, हम अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसा नहीं होता कि आप भले तो जग भला। तो यहाँ पर हमारी जो थ्योरी है वो आइडियलिज्म से लेके रियलिज्म तक जानी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नेहरू जी थे, जब इनकी जो पॉलिसीज थी, देखो हमारे देश की जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति जब तय होती है, हमारे जो विदेश नीति तय होती है, विदेशी संबंध तय होते हैं, उसमें कई कारक होते हैं और उस आधार पर जो हमारे देश की विदेश नीति है वह बनती है। जैसे कि मैं आपको कुछ एलिमेंट्स जो है वह बताती हूँ कि जब नेहरू जी थे तब हमारा क्षेत्रीय परिवेश, वैश्विक परिवेश कुछ और था। अगर हम नेहरू जी की बात करें, भारतीय विदेश नीति का विकास कैसे हुआ, तो नेहरू जी के समय की विदेश नीति बच्चे कुछ और थी। घरेलू परिस्थितियां, गरीबी थी, भुखमरी थी, हम अनाज पे दूसरे देशों पे निर्भर थे, हमारे यहाँ अनाज भी नहीं था कि हम प्रॉपर तरीके से पेट भर सके, ठीक है। तो ये घरेलू परिस्थितियां थी, आर्थिक स्थिति, क्षेत्रीय वातावरण और वैश्विक स्थिति। तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है। क्षेत्रीय परिवेश कैसा है, क्षेत्रीय परिवेश कैसा है, पड़ोसी कैसे हैं, किस तरह की चीजें चल रही है, और तीसरी बात है वैश्विक परिस्थितियां कैसी है। जब हमारा देश आजाद हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ था, वैश्विक परिस्थितियां जो है वह कैसी है। तो ये तीन चीजें, ये जो है बच्चे, ये निर्धारक होते हैं हमारी विदेश नीति के। ये क्या, ये निर्धारक है किसी भी देश की विदेश नीति में। घरेलू परिस्थितियां क्या है, उसी हिसाब से तो अपनी विदेश नीति अपनाओगे। आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है पढ़ने की, लाइफ की। आपने देखा कि आपकी जो घरेलू परिस्थितियां वे ठीक नहीं है, और ऐसे में आप यूपीएससी की तैयारी लंबे समय तक नहीं करते, आपको कुछ फाइनेंशियली अर्न करना होगा। मे बी इस तरह की सिचुएशंस हो सकती है ना।
अब अगर इस तरह की सिचुएशन है तब क्या करोगे? राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर आके क्या करोगे? यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करोगे 4 साल, या कुछ ये सोचोगे कि साथ साथ में हमारा कुछ जो आर्थिक खर्चा है, कुछ फाइनेंशियल जो गेन है वह मिलता जाए और उसके साथ साथ हम यूपीएससी की तैयारी कर ले? डेफिनेटली आपके लिए दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। तो बहुत हर एक स्टूडेंट की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो बच्चे क्या आपकी परिस्थिति उस हिसाब से डिसीजन लोगे ना, ठीक वैसे ही विदेश नीतियां भी बनती है। घरेलू परिस्थितियां कैसी हैं, हमारे क्षेत्रीय परिवेश कैसा है। अब वैश्विक परिस्थितियां नेहरू जी के समय में क्या थी? दो विचारधाराएं आपस में लड़ रही थी, यूएस एंड यूएसएसआर की। यूएस की जो कि पूंजीपति विचारधारा थी, कैपिटलिस्टिक थी, और यहां पर यूएसएसआर जो कि साम्यवाद की परिकल्पना करता है। और यहां पर क्या है, एक कहता है कि निजी लोगों को आगे आने दो, एक कहता है कि राज्य जो शासन है, जो सरकार है, वो सब संभाले, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर ली। तो यहां पर सारी जो विदेश नीति हमारी बनी कि हमने शांतिपूर्ण तरीके की नीति अपनाई, हमने सैन्य सामान नहीं बनाए, सैन्य का आधुनिकीकरण नहीं किया। और एक देखो नेहरू जी की जो परिस्थिति, नेहरू जी की जो नीतियां थी, इनकी आलोचना भी इस बात पर की जाती है। आपको पता है कि चाइना और पाकिस्तान से युद्ध होता है। 1962 में चीन ने हम पर आक्रमण किया। 1962 में चीन ने क्या किया? हम पर आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हालांकि बहुत पहले से चेतावनी दे रहे थे कि देखिए नेहरू जी, आप समझ भले रहे हैं कि चाइना एक अच्छा देश है, बट ऐसा है नहीं। जैसे ही उसके पास पावर आ जाएगा वह एग्रेशन दिखाएगा, आक्रमण करेगा। और आखिर वैसा ही हुआ। और आप ये देखिए कि नेहरू जी इतने भले और इतने एथिकल तरीके से विदेश नीति चला रहे थे कि चाइना की बॉर्डर पर पूरी सेना भी नहीं थी, बाकी जो फोर्सेस है वह लगा रखी थी, सेना को भी नहीं वहां पर लगा रखा था, अर्ध सैन्य बल वहां की रक्षा कर रहे थे। अग्रेशन हुआ, आक्रमण हुआ, फिर पता चला कि नेहरू जी की जो दूरदर्शिता थी वो तो बहुत यहां पर पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने तक की बात पर मुद्दा आ गया था। तो यहां पर क्या है कि जब चाइना का अग्रेशन हुआ तब समझ में आया कि आप भले तो जग भला नहीं हो सकता। आदर्शवाद क्या हुआ, ये बात थी, है ना। आगे हम चलेंगे और अब हम बात करते हैं इंदिरा जी की। अब बच्चे, इंदिरा गांधी जब आती हैं और हम 1970 के दशक की बात करें तो घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियां बदल चुकी थी। घरेलू परिस्थितियां अब ठीक हो गई थी। अगर मैं क्षेत्रीय परिवेश की बात करूं तो यहां पर अब जो विदेश नीति बनती वो 1962 के चीन के आक्रमण को याद रख के बनती, 1965 में जो पाकिस्तान ने आक्रमण किया था उसको याद रख के बनती, और 1971 में जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो रहा था तब इंदिरा गांधी क्या कर रही थी? इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, भारतीय सेना ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया और पाकिस्तान से बांग्लादेश निकल कर आया। तो यहां पर 1971 का युद्ध, अब इस तरह की परिस्थितियां थी तो आपको लगता था कि बहुत सॉफ्ट पॉलिसी से, और हम ये सोचे कि नहीं, मानव स्वभाव तो बहुत अच्छा है, वह कॉपरेशन से चलना चाहता है। क्या अब ये पॉसिबल था? अब ये पॉसिबल नहीं था। तो अब बात आ गई कहां की? यथार्थवाद की। तो इन्होंने क्या कहा कि मेरे पिता भले यथार्थवाद, मेरे पिता संत थे पर मैं संत नहीं हूं। और 1971 का युद्ध और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता जो चरम पर थी कि इतना ज्यादा उन्होंने एक एग्रेशन एंड पावरफुल जो डिसीजन है वह लिया। तो यहां पर इस तरीके से हमारी जो विदेश नीति है वह बनी। आगे हम देखेंगे कि हमने 75 वर्षों तक, अब अगर हम 75 वर्षों की बात करें बच्चे तो 75 वर्ष पहले हमने शांति की बात की, लेकिन ये शांति की बात हमने की बिना हथियारों के, क्योंकि उस वक्त हमारे एक तो कमजोर आदमी शांति की बात करता है कि भैया माफ कर दो, जाने दो, या तो कमजोर आदमी शांति की बात करता है, या तो सच में जो पावरफुल आदमी है वो शांति की बात करेगा कि विध्वंस बहुत हो जाएगा, अब रुक जाओ। तो यहां पर क्या है कि 75 वर्ष पहले हम जिस शांति की बात कर रहे थे, जिस आदर्शवाद की बात कर रहे थे, वो हमारी मजबूरी के रूप में देखा जा सकता था, क्योंकि उस वक्त ना तो हमारे पास परमाणु और नाभिकीय हथियार थे और ना ही हमारे देश की जो सेना है वह चौथे नंबर पर स्ट्रांग थी वर्ल्ड के। बट आज जब 75 वर्षों के बाद हम जब शांति की बात करते हैं कि ये जो समय चल रहा है वह युद्ध का नहीं है, जब मोदी जी आज इस बात को कहते हैं ना, तो वो विद हथियारों के इस बात को कहते हैं। और अगर आप देखेंगे ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जो कि विश्व की सेना कितनी मजबूत है, किस देश की, उसकी रैंकिंग को निकालता है, उसमें जब वो ये कहता है कि इंडिया की जो सेना है वह वर्ल्ड में चौथे नंबर पर स्ट्रांग है, तब जाके हम शांति की बात करते हैं। तो उस दौर की शांति और इस दौर की शांति में जमीन आसमान का फर्क है।
आदर्शवाद और यथार्थवाद में जो अंतर आप देखते हैं ना, कि ये दोनों ही बेसिकली नीतियां हैं जिसे हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनाते हैं, बट एक में हम न्याय और शांति की बात करते हैं और दूसरे में हम किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे में हम बात कर रहे हैं कि नहीं, हमें स्ट्रांग रहना है और शक्ति की लालसा जरूर होनी चाहिए। मैं आपको एक युद्ध की बात बताती हूं। आपने हॉलीवुड की मूवीज बहुत देखी, आपने स्पार्टा सुना होगा। आप देखेंगे पेलोपोनेसियम का वॉर हुआ था, पेलोपोनेसियम वॉर इसको कहा जाता है, जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था। और ग्रीक में पहले जो एथेंस है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिटी था और बाद में स्पार्टा हो गया। तो जब ये जो युद्ध है, इस तरह के जो युद्ध है, ये दिखाते हैं कि अगर न्याय और शक्ति के बीच में युद्ध होगा, न्याय और शक्ति के बीच में द्वंद्व होगा, तो जीत किसकी होगी? शक्ति की होगी। और अगर कौटिल्य भी इस बात को कहते हैं कि भाई ये जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो तो जंगल की तरह है और जंगल में तो शेर ही जीतेगा, मतलब जिसके पास पावर होगा वह जीतेगा। अब देखो कुछ लोग क्या कहते हैं कि आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच में, आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच में कुछ एक डिलेमा जो है वह क्लियर करते हैं। जैसे कि हमने देखा इन दोनों सिद्धांतों का प्रमुख अंतर किस बात को लेकर है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की भूमिका कितनी हो। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की भूमिका कितनी हो, इस बात को लेकर मुख्य अंतर रहता है इन दोनों में। आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडियलिज्म कहता है कि शक्ति की भूमिका कम होनी चाहिए। आइडियलिज्म क्या कहता है? आदर्शवाद कहता है कि शक्ति की भूमिका कम हो और हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों को स्ट्रांग बनाएं और उनकी बात मानो, उस हिसाब से चले, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। शक्ति की भूमिका कम होनी चाहिए और कहा कि भाई जो अंतरराष्ट्रीय कानून है आप इसको स्ट्रांग बनाइए, अंतरराष्ट्रीय कानून जो है वह स्ट्रांग हो, ये मजबूत हो, ये बात इसमें कही जाती है। ठीक है। और यथार्थवादी कहते हैं कि देखो इतिहास साक्षी है, रियलिज्म, यथार्थवाद ये कहता है कि इतिहास साक्षी है। अगर इतने युद्ध हुए या मानव इतिहास, मानव सभ्यता का इतिहास अगर आप युद्ध का इतिहास कहेंगे, तब क्यों ना आप ये कहेंगे कि शक्ति के लिए युद्ध लड़ा गया होगा। आज आप नेपोलियन को जानते हैं, आप हिटलर को जानते हैं, इस सब में क्या था? शक्ति की लालसा थी। ये आदर्शवाद पे थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, या इस पे थे जान है तो जहान है। तो यहाँ पर क्या है कि रियलिज्म या यथार्थवाद ये कहते हैं कि शक्ति की भूमिका को समाप्त नहीं किया जा सकता, और वो भी ऐसे में जब हमारे इतने अच्छे पड़ोसी हो, एक तरफ चाइना घात लगाए है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर हम कैसे आइडियलिज्म को फॉलो कर सकते हैं? हमारी विदेश नीति धीरे धीरे क्या हुआ? आदर्शवाद से एक आइडियलिज्म से धरातल पर आ गई, यथार्थवाद पर आ गई, वास्तविकता पर आ गई। तो रियलिज्म क्या कहता है? रियलिज्म कहता है कि शक्ति की भूमिका को समाप्त नहीं किया जा सकता। रियलिज्म क्या कहता है? शक्ति की भूमिका को, रियलिज्म कहता है शक्ति की भूमिका को समाप्त नहीं किया जा सकता। शक्ति की भूमिका को समाप्त नहीं किया जा सकता। अब देखो कुछ लोग, एक रेनहोल्ड नेबर करके एक विद्वान है, वो ये कहते हैं कि भैया जो यथार्थवादी है वो लोग अंधकार के शिकार हैं, और जो कहते हैं कि जो लोग उदारवादी हैं ये प्रकाश में हैं। ये कहते हैं, रेनहोल्ड नेबर ये कहते हैं कि देखो आप आशावादी हैं कि सब लोग अच्छे हैं तो आप प्रकाश में हैं, आप आदर्शवादी हैं, बट अगर आप यथार्थवादी हैं तब तो आप अंधकार की संतानें हैं। तो ये यथार्थवाद को अंधकार मानते हैं, क्योंकि एक तरह से जब आप इस तरीके से निराश बैठे हैं कि यार अब तो सब खराब है, सब बुरे हैं, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, हमें हथियार उठाने होंगे, हमें शक्ति को एकत्रित करना होगा, इसको निराशावादी से जोड़ दिया। इसको किससे जोड़ दिया? रियलिज्म को निराशावाद से जोड़ दिया। हॉब्स कहते हैं, अगर आपने हॉब्स का नाम सुना हो, नहीं सुना मैं बता देती हूँ। हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य तो स्वभाव से ही लालसा रखता है शक्ति की और साधन की, और ना मानो तो आप, हॉब्स ये भी कहते हैं कि देखो आपको, अगर हम पेलोपोनेसियम वॉर देख ले जो कि स्पार्टा और एथेंस के बीच में एंशिएंट ग्रीक में था, और इसमें नैतिकता और शक्ति में से कौन जीतेगा? आइडियलिज्म कहता है नैतिकता हो, आइडियलिज्म कहता है एथिक्स हो, और रियलिज्म कहता है, रियलिज्म क्या कहता है कि पावर हो। आप क्या चुनेंगे? नैतिकता, एथिक्स? कोई आपको मारने आ जाए, आप उसको एथिकल वैल्यूज सिखाएंगे कि नहीं भाई हिंसा करना सही बात नहीं है? गांधी जी वाली बात करेंगे कि एक गाल पे थप्पड़ मारा दूसरा गाल आगे कर लो, या मुन्ना भाई बनेंगे कि दूसरे गाल पे थप्पड़ मारा तो फिर उसको धुन दिए, क्योंकि आप पता नहीं था ना कि गांधी जी ने आगे क्या कहा है, तो पता नहीं था। तो यहाँ पर आप किस चीज को फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, आइडियलिज्म को या फिर इसको?
तो हम देखेंगे बच्चे, यथार्थवाद का जो कॉन्सेप्ट है ये मानता है, फिर से सुनो, यथार्थवाद का कॉन्सेप्ट ये मानता है, रियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग करना, कॉपरेशन करना असंभव है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदर्श के हिसाब से नहीं चलती, ये शक्ति के हिसाब से चलती है, और इसलिए हमें शक्ति को एकत्रित करना चाहिए, है ना। यहां पर क्या कहा कि परिस्थिति के हिसाब से, जब परिस्थितियां बदले उस हिसाब से बदल जाओ तभी आप लाभ में हो, अगर परिस्थिति के हिसाब से आप नहीं बदले तब आप लाभ में नहीं है। और वही बात है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, लकीर का फकीर अगर आप इसमें होंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप चला नहीं सकते, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आप निभा नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हैं। एक बात और मैं आपको समझाती हूं। गांधी जी कहते हैं कि आपका साधन और साध्य दोनों पवित्र हो। जैसे कि गांधी जी क्या कहते हैं कि अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो वो अहिंसक तरीके से हो, मतलब स्वतंत्रता, अगर आपका साधन पवित्र है, आपका साध्य पवित्र है, जहां आपको पहुंचना है वो पवित्र है, तो आपका जो साधन है, माध्यम है, वो अहिंसक होना चाहिए। बच्चे, तो आपका जब ये कहा जाता है कि दोनों जो है, अगर साधन का महत्व है, साध्य का महत्व है, इन दोनों थ्योरीज को अगर हमें समझना हो किससे, रियलिज्म से एंड आपके आइडियलिज्म से, तब आप क्या देखेंगे, जो कहते हैं कि साधन का महत्व है वो तो आदर्शवादी है ना, जो कहते हैं कि साधन भी सही हो वो तो आदर्शवाद है। अब मार्क्स जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें तो समानता चाहिए, भले वह हिंसक रास्ते से मिले, तब वो तो आदर्शवाद नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें कि आपका केवल, आपको साम दाम दंड भेद जो अपनाना है अपनाओ, लेकिन आप जीत कर दिखाओ, वो क्या बात हो गई, साध्य की। आपको केवल अगर साध्य दिखाई देता है तो आप यथार्थवाद हैं, अगर आपको केवल साध्य दिखाई देता है तो आप यथार्थवादी हैं। साम दाम दंड भेद, अब वही बात है, साधन का महत्व है। यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि भाई हमारा साधन ये है, हम शांति विकास सहयोग की बात करते हैं, और जब साध्य की बात आती है तो इंदिरा गांधी आ जाती हैं और कहती है कि जैसे पाकिस्तान समझेगा हम उसको उसकी भाषा में समझाएंगे। और यहाँ पर क्या, 1971 का युद्ध। तो यहाँ पर क्या है बच्चे कि साधन और साध्य दोनों की बात हो गई। सो आइडियोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और रियलिस्टिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना। सो यहाँ पे आपको ये जो पोलो, आपका पेलोपोनिज्म वार है, इसको भी याद रखना है कि नैतिकता और शक्ति की अगर जीत हो तो यहाँ पर जीत किसकी होगी, शक्ति की ही जीत होगी, नैतिकता के यहाँ पर मायने कुछ खास है नहीं। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की, आदर्शवाद की एंड यथार्थवाद की, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की भूमिका कितनी हो, इसको लेकर ये जो थ्योरी है वह चीज़ों को डिस्क्राइब करती है। तो पहले भारत की घरेलू और वैश्विक परिस्थितियां कुछ और थी नेहरू जी के समय। उस वक्त हमारी जो नीति थी वह शांति की नीति थी, पर बिना हथियारों के। पर आज जब 75 वर्ष बाद हम शांति की बात करते हैं, हम विद हथियारों की बात करते हैं। तो जहाँ जैसी ज़रूरत हो तब ऐसा पलट जाइए। कहते हैं अगर आप पावरफुल ना बन सके तो आप पावरफुल लोगों के साथ चलें। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सम्मान मिले और आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, आप तो बहुत सोचे कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते घूमने, आप टूर प्लान करके पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। आप अगर ये मान ले कि आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है और लोग अच्छे होते हैं, सहयोग करने वाले होते हैं, तब आप ऐसा नहीं सोच पाते। आपको पता है रियलिस्टिक है, आपको पता है वास्तविकता जो है वह क्या है। अगर आपको किसी से खतरा है तब वहाँ डंडा चाकू छुरा जो होगा वो लेकर जाओगे, वही रियलिज्म है। जहां जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी भले ना चलाओ, लेकिन रखो जरूर अपने साथ, है ना। तो यहाँ पर ये आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक हमारी लाइफ में भी ये बहुत काम करता है। याद रखना, किसी भी देश की विदेश नीति ना केवल प्रॉपर तरीके से आइडियलिज्म हो सकता है और ना ही प्रॉपर तरीके से रियलिस्टिक हो सकता है, इन दोनों का सम्मिश्रण है। और आज की जो हमारी राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जो विदेशी संबंध है, उसमें इन दोनों ही जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी एक मिली जुली भूमिका रहती है। क्लियर, उनकी एक मिली जुली जो भूमिका है वह रहती है। आया समझ में। तो इंदिरा गांधी के समय की जब परिस्थितियां बदली, उस वक्त हमने यथार्थवाद को अपनाया। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो आगे हम क्लास में समझेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि ये थ्योरी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आप अपने जीवन में किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, रियलिज्म को या आइडियलिज्म को। वैसे मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ और अवसर के अकॉर्डिंगली आपको ज़रूर चेंज होना चाहिए। जिस तरह की परिस्थितियाँ हो उस तरह का बिहेव आपको भी करना आना चाहिए। थैंक यू सो मच।